सीएए को लेकर मोदी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। संसद से 2019 में जारी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को 5 साल बाद देश में लागू कर दिया गया। इसका सीधा फायदा पाकिस्तान, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत लौटे वहां के अल्पसंख्यकों को होगा। इस अधिनियम के जरिए 6 धर्मों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा, जिसमें हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख, जैन, बौद्ध और फारसी धर्म के अनुयायी शामिल हैं। 2019 में हुए विरोध के चलते अधिनियम लागू होने माफ कीजिएगा 2019 में जो विरोध हुआ था उसके चलते देश भर में सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। नागरिकता संशोधन अधिनियम एक ऐसा कानून है जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों, जो वहां के अल्पसंख्यक हैं, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। और समाजसेवी जय आहूजा जी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जय जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। बहुत धन्यवाद स्वप्निल जी, हमारे विषय पे बात करने के लिए। बड़ा ऐतिहासिक फैसला है अगर इसे किसी भी नजरिए से देखा जाए। जी, क्या कहेंगे आप? स्वप्निल जी, ये बहुत ही करुणापूर्ण कानून है जो निरीह लोग अपनी बच्चियों की, अपने मान सम्मान को बचाने और अपनी धार्मिक मान्यताओं को बचाने के लिए भारत में शरणगत हुए हैं, उनके साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा था। पुराना कानून भी इनके बारे में बात करता था, लेकिन उसमें कुछ ऐसे अड़चने थी जिसके कारण बच्चों को, छोटे बच्चों को नागरिकता नहीं मिल पाती थी जी। लाइफ, पूरा जीवन जो रुक जाता था वो बात जी। पूरे परिवार को एक साथ नागरिकता मिल जाएगी। साथ ही एक और बहुत बड़ी अड़चन थी, हमने कई स्लम्स जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में हमारी संस्था निमित्त एकम ने गोद ली हुई है। और एक स्लम में रहने वाले आदमी के अगर घर में लोग हैं और उसको 7500 रुपए हर साल जी, ऐसी सिचुएशन में उनके पैसे की कमी, पासपोर्ट एक्सपायर हो जाते थे। तो अब और हम एक एनिमी देश को पासपोर्ट के पैसे क्यों दें? इन लोगों को तो भारत ने लीगली असाइलम दी हुई है, इनको वैध शरण मिली हुई है। तो हमारा भारत सरकार से आग्रह ये था कि निर्धन लोगों की परिस्थिति पे तरस खाते हुए पासपोर्ट के रिन्यूअल की शर्त हटा दी जाए, जिससे इनकी नागरिकता का रास्ता बन सके। 8-8 साल से लोगों के पासपोर्ट रिन्यू नहीं हुए हैं, 10-10 साल से। अब 5-5, 7-7 लाख रुपए जमा कराने की इनकी स्थिति नहीं है। तो ये दोनों चीजें बहुत बेहतरीन भारत सरकार ने की है, इससे इनका जीवन सुगम हो जाएगा। और एक जो बहुत बड़ा स्वप्निल जी भ्रम फैलाया जाता था कि इसमें मुसलमानों का नाम नहीं है और इस प्रकार की बातें, तो पुराना एक्ट भी माइनॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के बारे में ही, अर्ली सिटीजनशिप की बात करता है। न तो एरिया बदला हमारी सरकार ने, जिस एरिया के लोगों को 1955 का कानून लाभ देता था उसी एरिया को रखा गया, और न ही उसके बेनिफिशियरीज, लाभार्थी बदले। तो ये भ्रम जो फैलाया गया, ये झूठ का भी भंडाफोड़ हो गया, और ये बहुत ही अद्भुत काम भारत सरकार ने किया है। इसके लिए हम जितना भी धन्यवाद दें भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को, उतना ही कम है। जय भाई, मैं आपसे एक सवाल ये लेना चाहता हूं कि देखिए, बहुत से लोग नहीं जानते कि किस तरह का नारकीय जीवन शरणार्थी के तौर पर ये यहाँ गुजार रहे होते हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है एक बच्ची जो परीक्षा नहीं दे पाई थी इसी वजह से, और उसका एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। आप थोड़ा सा अगर बता पाएँ कि किस तरह का इनका संघर्ष था जिसको आज मंजिल मिली है। जी, भारत में भी बहुत सारी परेशानियां थी पुराने कानूनों के कारण। उसमें काफी सारे समय समय पर हमने परिवर्तन कराने का प्रयास किया, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति में काफी सुधार है। एक तो ये एक डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जा सकते थे पहले। अभी राजनाथ सिंह जी ने परमिशन दी थी 2015 में कि 50 दिन के अपने स्टेट में सिर्फ एक ईमेल या लिखित चिट्ठी से सूचना दे करके जा सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये थी कि वो आज भी है कि किसी भी हेल्थ स्कीम में रजिस्टर्ड नहीं है, तो कहीं ऑन्कोलॉजी का, कैंसर का केस हो जाता है तो लाखों रुपए का इलाज ये नहीं करा सकते यदि इनको सरकारी अस्पताल में एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अभी जयपुर में एक बच्ची ने जन्म लिया और उसकी माँ को आए हुए मात्र 3 महीने हुए थे, तो उनका लॉन्ग टर्म वीजा ग्रांट होके नहीं आया था और उनके पास कोई सुविधा नहीं थी, तो उसके 37,000 रुपए का बिल बन गया। एक स्लम में रहने वाली महिला अपनी बच्ची के जन्म के बाद 37,000 रुपए परिवार कहाँ से देगा?
ऐसी बहुत सारी अथाह समस्याओं से ये लोग जूझते थे। फिर भी अपनी बच्चियों का जीवन बचाने के लिए, उनके मान सम्मान को बचाने के लिए और अपनी सामाजिक धार्मिक मान्यताओं को कायम रखने के लिए ये लोग यहाँ भारत में भी नरकीय जीवन जीने के लिए तैयार थे। पर पाकिस्तान ज्यादा बड़ा नर्क था इनके लिए। वहां पे यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की और अमेरिकन गवर्नमेंट की 2019 की 2 रिपोर्ट्स हैं जो ये कहती हैं कि वहां पे 3 से 4 माइनॉरिटी की बच्चियों का रोज किडनैप होता है और फोर्स कन्वर्जन होता है और उनकी एज 9 साल से 16 साल के बीच में होती है। तो कितनी बड़ी बात है जब हमारे यहाँ बच्चियों की खेलने कूदने की उम्र होती है, उस समय उन बच्चियों को किडनैप करके उनका फोर्स कन्वर्जन करा के उनसे 4 गुना बड़ी उम्र के आदमी से उनका निकाह कर दिया जाता है। और पाकिस्तान का कानून इस प्रकार का है कि जब हमारे लोग वहाँ पुलिस और कोर्ट में जाते हैं तो उनको कभी भी न्याय नहीं मिलता, क्योंकि जब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन और शरिया कन्फ्लिक्ट करेगा, ऐसी परिस्थिति में शरिया सुपीरियर होगा, ऐसा जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक अमेंडमेंट किया हुआ है। तो आपने जैसे ही कलमा पढ़वा दिया किसी बच्ची को जबरन, तो वो मुसलमान हो गई और उसके जन्म के रिश्ते स्वतः समाप्त हो गए, इसलिए वो बच्ची काफिर माँ बाप को नहीं दी जाती थी। तो कितनी भयावह सिचुएशन में वहां पर लोग रह रहे होंगे, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और किसी जय भाई, बस एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहता हूं, बस उससे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि मेरे साथ क्षितिज मित्तल जी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। क्षितिज जी, मैं आपका स्वागत कर रहा हूं समाचार प्लस पर। लेकिन जय भाई, एक छोटी सी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी समाज सेवा में फिलहाल के लिए, आज के लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप जुड़ा है और वो ये है कि चूंकि ऑनलाइन पोर्टल पर ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना है, अब आप इन सभी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अगर कोई व्यवस्थाएं कर पाएं, क्योंकि जरूरी नहीं है इनमें सर, मैं बताता हूं आपको, ऑनलाइन की प्रक्रिया काफी सालों से, 8-10 साल से, और हमने 4000 के लगभग नागरिकताएं अपने प्रयासों से कराई हैं। सभी का हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है। ऐसा नहीं है कि आज ही पहली बार हो रहा है, हमने सभी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले भी करवाया है और ये हमारे लिए रूटीन है। हम सभी लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं, उनके डॉक्यूमेंट पूरे प्रोसेस के साथ कलेक्ट्रेट में प्रेजेंट भी करते हैं। और आज ऑनलाइन के जमाने में कोई बड़ी बात नहीं है। हम हर शहर में जहां जहां पाकिस्तानी हिंदू है, स्पेशली राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में हमारी एक्टिव टीम है। हम सब जगह पर अपने बहुत सारे छोटे छोटे हेल्प डेस्क बनाने वाले हैं और हम दिन रात एक करके लोगों की नागरिकता के लिए काम करेंगे। चलिए, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दूसरा शुक्रिया इन सभी लोगों के लिए लगातार लड़ते रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जय भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सबका भी बहुत धन्यवाद मीडिया का, जिन्होंने निरीह लोगों की आवाज उठाई और इस आवाज को सुनते सुनते आज भारत सरकार ने इतना शानदार निर्णय किया। बहुत धन्यवाद सुनते जी आपका और आपकी टीम का। शुक्रिया सर जी, आपका भी। और क्षितिज मित्तल जी मेरे साथ हैं। क्षितिज भाई, मेरा सवाल आपसे बहुत बेसिक से चालू करूंगा और फिर टेक्निकलिटीज में जाऊंगा। बेसिक तो यही कि नागरिकता के लिए कौन आवेदन कर सकेगा? सबसे पहले तो थैंक यू मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। तो ये जो कानून है, इसके लिए जो उसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर 1955 के अंदर संशोधन लाया गया है। तो उसके अंदर 6 जो धर्म है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, पारसी, जैन, क्रिश्चियन और सिख, जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हमारे देश में 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं, वो लोग इस ये अंदर अपनी नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये नागरिकता छीनने का कानून है। ये नागरिकता छीनने का कानून नहीं, ये नागरिकता देने का कानून है। ये नागरिकता उन 6 समुदाय, 6 रिलीजन के लोगों को दी जाएगी जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले आए। अब इसका वजह यह है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम मेजॉरिटी देश है और उसके अंदर संविधान में ही मुस्लिम रिलीजन को मेजॉरिटी बताया गया है। तो ये जो 6 रिलीजन के लोग हैं वहां पे माइनॉरिटी हैं। तो ये जो उत्पीड़न, जो वर्ड यूज किया गया है अमेंडमेंट के अंदर, जो बिल के अंदर सीए 2019 के अंदर, वो है परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज। हाँ। जो उत्पीड़न, जो माइनॉरिटीज हैं, जो इन तीनों देशों में है, जो वहां से परेशान होकर भारत में आई हैं, तो उनके लिए नागरिकता लेना आसान हो गया है। क्यों? क्योंकि एक तरीका होता है नागरिकता लेने के 5 तरीके हैं, उसमें से एक तरीका होता है बाय नेचुरलाइजेशन। तो उसके अंदर पहले ये होता था कि 14 साल में से एक आदमी को 14 साल में से 12 साल रहना पड़ता था और पिछले 12 महीने 11 साल रहना पड़ता था, पिछले 12 महीने इंडिया में रह के प्रूव करना पड़ता था, तब जाके उसको
नागरिकता मिलती थी। परंतु अब ये होता है, अब ये कर दिया गया है इस कानून के बाद कि ये 3 देशों से आए हुए 6 रिलीजन के लोग अगर पिछले 14 साल में सिर्फ 5 साल रहते हैं और पिछले 12 महीने जो जब अप्लाई कर रहे हैं और उसमें लगातार 12 महीने रहने चाहिए और पिछले 14 साल में 5 साल रहने चाहिए, तो टोटल 6 साल में ही जो चीज 12 साल में होती थी टोटल 6 साल में आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो ये काफी आसान हो गया है। तो आपने जो जवाब दिया उसी में इस बात का भी जवाब शामिल हो गया कि मुस्लिमों को क्यों नहीं, वो जो 2 शब्द आपने कहे वही इस बात का जवाब है। माइनॉरिटीज, हाँ। हम किसी और देश से नहीं, इसका भारत सरकार ने इस कानून में किसी और देश से नहीं बोला है, मतलब उन लोगों को नागरिकता देने के लिए सिर्फ उन देशों से 3 देश का नाम लिया है जिसमें वो मुस्लिम समुदाय मेजॉरिटी में है और बाकी ये 6 रिलीजन के लोग माइनॉरिटी में। जो भी मुस्लिम समुदाय के जो लोग जो ऑलरेडी भारत का नागरिक है उनकी नागरिकता पे कोई भी असर किसी भी तरह का नहीं पड़ेगा। क्षितिज भाई, वैसे तो संविधान में ये पार्शियलिटी शब्द हो ही नहीं सकता, लेकिन क्या ये पार्शियलिटी है किसी तरह से कि जो पुराने तरीके से अप्लाई करेंगे उन्हें ज्यादा समय लगेगा और जो सीएए के क्राइटेरिया में आएंगे उन्हें कम समय लगेगा? क्या ये पार्शियलिटी बेसिस बनता है? नहीं, क्योंकि सीए का क्राइटेरिया देखिए सिर्फ उन लोगों पे वैलिड होगा जो 3 देशों से आए हैं। जो कहीं और से आए हैं 14 साल जो नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस है उन लोगों पे जो नॉर्मली पहले लगता था वो वैलिड रहेगा। सिर्फ जो ये फास्ट मैकेनिज्म है ये उन 3 देशों से आए हुए लोगों के लिए ही रहेगा। सेकेंड चीज, जो आप कह रहे हैं संविधान में पार्शियलिटी का जो आप कह रहे हैं, तो ये आर्टिकल 14 जो है हमारे संविधान का वो इक्वली राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। हाँ। परंतु आर्टिकल 14 के अंदर सरकार एक क्लास लेजिस्लेशन भी बना सकती है। क्लास लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि एक क्लास के लोगों को कोई अगर बेनिफिट देना है तो दे सकती है, और पर बाय कोई एक्ट बना के, और उसका उससे संबंध होना चाहिए। तो इसमें जो क्लास है वो है माइनॉरिटीज, 3 नेशन। इस कारण मेजॉरिटी जो है मुस्लिम्स का जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। क्लास है माइनॉरिटीज इन 3 नेशन की, राइट। तो और क्योंकि वो मुस्लिम मेजॉरिटी देश है तो इस कारण ये आर्टिकल 14 के जो टेस्ट है जो राइट टू इक्वालिटी उस पर भी खरा उतरता है। एक जो आपने भ्रम शब्द का इस्तेमाल किया तो मुझे बहुत अच्छे से याद आता है कि एक भ्रम फैलाने की कोशिश इस बात को लेकर हुई थी कि लोगों की नागरिकता छिन जाएगी, जबकि ये तो उस सिनेरियो को डील ही नहीं करता। क्या मैं करेक्ट हूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून वो है फॉरेनर्स एक्ट, जहां पे अगर क्योंकि जब भी अमेंडमेंट लाया गया है तो उस अमेंडमेंट में साफ साफ लिखा गया है कि ये 6 समुदाय के लोग, 6 रिलीजन के लोग इन तीनों कंट्रीज से अगर आते हैं तो उन पर फॉरेनर्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। एक्ट ही जो लोग बाहर से हैं जो इलीगल रहते हैं उन पर फॉरेनर्स एक्ट एप्लीकेबल होता है, परंतु ये 3 देशों से आए लोगों पर फॉरेनर एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये नागरिकता छीनने का कानून नहीं, नागरिकता देने का कानून है और फास्टर मैकेनिज्म देने का है, और इससे करीबन 32,000 लोगों का जो इन देशों से आए हैं उनका फायदा होगा। तो अब जो ऐसे शरणार्थी आते हैं या जो इस तरह के लोग आते हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स तो होते नहीं है, पेपर्स तो होते नहीं है, तो वो नागरिकता मिलेगी कैसे? तो क्या क्लैरिटी बता रहा है ये? सबसे बड़ी बात इसके अंदर यही है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट सरकार आपसे नहीं मांगेगी। आपको बस इतना यह है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले आप देश में एंटर करे होने चाहिए, और पिछले आज 31 दिसंबर 2014 को लगभग 9 साल हो गए। 9 साल हो गए, तो 9 साल के अंदर अगर आप 9 साल और पहले के मतलब लास्ट 14 ईयर्स में अगर आप 5 साल के अंदर इस देश के अंदर कभी भी रहे, जरूरी नहीं है लगातार रहे, कभी भी रहे, और आज अगर मैं अप्लाई करता हूं, आज अगर कोई भी आदमी जो इन 3 देशों से आया और आज 11 मार्च को अप्लाई करता है तो उसे 12 मार्च 2023 से 2024 तक लगातार इस देश में रहने की जरूरत है, और पिछले 14 साल में सिर्फ 5 साल इस देश में रहने की जरूरत है, तो वो नागरिकता के लिए एलिजिबल होगा, और उसको नागरिक और देश की नागरिकता मिलने से उसको काफी बेनिफिट्स और एम्प्लॉयमेंट सब जगह बेनिफिट मिलते हैं। एक सवाल हमने देखा है कि देश में कभी भी कुछ नया कानून आता है या कुछ आता है तो वो कोर्ट की पेचीदगियों में भी आ जाता है, उसको कोर्ट में घसीट लिया जाता है अलग अलग कारण बनाकर। क्या इसमें ऐसा कुछ पॉइंट आपको नजर आ रहा है जिसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सके? क्योंकि मुझे लगता है एक धड़ा उठेगा और किसी न किसी दिन कोर्ट जाने की कोशिश तो करेगा।
स्वप्निल जी, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी इसको चैलेंज किया जा चुका है। जब 2019 में ही पास हुआ था तभी चैलेंज कर दिया गया था। आज तो सरकार ने सिर्फ इसे लागू किया है, पास कर दिया था, तो ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। और जो मेरा लीगल माइंड कहता है वो ये है कि आर्टिकल 14 के टेस्ट से ये पूरा खरा उतरता है, क्योंकि ये माइनॉरिटीज की बात करता है, ये हर किसी को नागरिकता नहीं देता है। तो इसमें एक क्लास है, उसको आपने सेग्रीगेट किया है। ठीक है। मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा ये भी बता पाएँ कि अब जैसे जो पुराना प्रोसीजर है वो तो साइमल्टेनियसली चलता रहेगा, मतलब उन देशों से अगर कोई और भी आता है, जैसे मान लीजिए मुस्लिम ही आया, तो उसके लिए वो पुराना प्रोसीजर साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। ये सीए आगे भी तो कंटिन्यू होगा। 2000 जैसे आज हम 2014 वालों की बात कर रहे हैं, हर एक साल के साथ वो भी तो लिमिट बढ़ती जाएगी, 2015, 2016, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो 31 दिसंबर 2014 स्पेसिफिकली रिटर्न है। उसके बाद आए लोगों के लिए नहीं है, और उसके बाद आए लोगों को नेचुरल जो है उससे ही रहेगा, क्योंकि ये 31 दिसंबर 2014 से पहले इस देश में एंटर हो चुके होंगे। अच्छा, ये वंस एंड फॉर ऑल वाला मामला है? हाँ, वंस एंड फॉर ऑल वाला मामला है। तो क्या इसमें आपको ऐसा कुछ संकेत मिलता है जिसमें इसका एक्सटेंशन हो या इसका कुछ आगे कभी एक्सटेंड किया जा सके, ऐसा कुछ लिखा है? ये ऐसा उसमें अभी तक एक्ट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है। बाकी सरकार को अगर लगता है कि कोई छूट गया है, कोई कुछ है, तो सरकार बाद में आर्टिकल 11 संविधान का सरकार को पूरी पावर देता है कि वो सिटीजनशिप के लिए कानून बना सकती है। तो अगर सरकार को लगता है कि और भी लोग परेशान हैं तो उनके लिए कानून बनाया जा सकता है। चलिए, अभी तो 31 दिसंबर 2014 से पहले लोगों के लिए ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया क्षितिज भाई मेरे साथ जुड़ने के लिए, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे दर्शकों को आपने बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे एक्ट के बारे में बता दिया है। कुछ कन्फ्यूजन भी होगी तो अब वो लोगों के दिमाग से हट गई होगी। शुक्रिया क्षितिज भाई।